Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6 and now we have completed our chapter number 1 to 7 and now we are going to start our chapter number 8, that is vital villages thriving town. And yes, this is a part 1 of this chapter and we will talk about here iron tools. So my dear students, as we have completed our chapter number 7 about Ashoka and emperor who gave up war, so we have discussed about Ashoka's Dhamma. So Ashoka ने decide किया था कि that he will never fight a war in his life, and उसने अपनी generations के लिए भी order fix कर दिया था कि उन्हें भी कोई युद्ध नहीं लड़ना है और उन्हें अहिंसा के पथ पे चलना है. So here these are some reasons of decline the Mauryan Empire. So Mauryan Empire की जो collapse हो गई थी उसके reason इनमें से एक प्रमुख reason ये था कि जो अशोका की जो generations थी उसके बाद के जो successors थे वे इतने ज़्यादा powerful नहीं थे, वो युद्ध नहीं करते थे. तो जो Greek जो attackers थे, जो rulers थे, वो क्या कर रहे थे, वो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है हमने डिस्कस किया था. वैसे हमारे नेचुरल फ्रंटायर्स क्या क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है उसके फ्रंटायर्स हैं. अगर आप बात करें नॉर्थ एंड ईस्ट की तो वहाँ पे हमारे जो हिमालयाज़ है वो एक नेचुरल फ्रंटायर है, राइट है ना. हमारी जो चीन बॉर्डर लगता है वहाँ पे हिमालयाज़ है. जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन है जहाँ से अफ़गानिस्तान, ईरान और जो ग्रीक रूलर्स हैं वो वहाँ से रेगुलरली अटैक कर रहे थे और वो हमारा जो लैंड है उसे जीतना चाहते थे. जो नीचे है साउथ इंडिया का पोर्शन आपने देखा है वो चारों तरफ से जो दोनों तरफ से जो है जो ओशन है इंडियन ओशन उससे घिरा हुआ है, तो वो भी हमारा एक नेचुरल फ्रंटायर है. लेकिन जो एक रीज़न हमने बात की अभी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का, वो जो है वहाँ पे कोई नेचुरल फ्रंटायर्स नहीं है हमारे. सो वहाँ से रेगुलरली कंटिन्यूसली अटैक्स के लिए जो रूलर्स हैं वो ट्राई कर रहे थे. दे आर स्टिल ट्राइंग टू अटैक एंड दे वांटेड टू कॉन्कर द लैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो आफ्टर द डेथ ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका, उसके जो सक्सेसर्स थे 50 ईयर्स लास्ट, जैसे ही अशोका की डेथ हुई इसके लगभग 50 सालों बाद में ही जो मौर्य एम्परर है, मौर्य एम्पायर है, वो डिक्लाइन हो गया. किसके द्वारा उसको एंड किया गया, पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने जो लास्ट एम्पर था मौर्यन एम्पायर का बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी और वहाँ से नया एम्पायर और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़े होने में काफ़ी सालों का वक्त लग गया. आपने देखा होगा मौर्यन एम्पायर का हमने देखा था कि अराउंड 321 BCE से चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन की थी मौर्यन एम्पायर की, और ये कहाँ तक चला था, अराउंड 185 BCE और यू कैन से ऑलमोस्ट 200 BCE तक ये फॉर्मेशन और ये जो एम्पायर है मौर्यन एम्पायर के रूप में काम कर रहा था. लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट हुआ शुंग ने, जो शुंग डायनेस्टी थी उसके जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने जो लास्ट एम्पर था बृहदत्त उसकी हत्या कर दी. यहाँ से फिर शुंग जो है एक बड़ा थोड़ा सा एम्पायर बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन इतना बड़ा नहीं बन पाया. आगे जाके जो शुंग है उसे भी गुप्ताज ने हरा दिया और गुप्त जो एक एम्पायर है वो वहाँ पे उसे खड़े होने में मौर्य एम्पायर के बाद में ऑलमोस्ट 500 साल लग गए. बिकॉज आप यहाँ से अगर आप स्केल मीटर पे देखते हैं, अभी हमने बात की थी जीसस पीरियड जो यहाँ से 0 से हमने ले लिया, ईयर 1 से ले लिया. अभी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 185 BCE यहाँ से लेके जो 300 AD और यू कैन से 300 CE कॉमन एरा की बात कर रहे हैं. सो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 साल तो ये हो गए और 300 सालों का ये जो 300 ईयर्स का ये जो टोटल एंड एवरेज 500 ईयर्स का जो टाइम रहा वो टाइम बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए. बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ आफ्टर मौर्यन एम्पायर, आपने देखा था मौर्यन रीजन जो था वो बहुत बड़ा था, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में. लेकिन अब उतना बड़ा जो एम्पायर है वो कोई भी खड़ा नहीं कर पाया बिकॉज ये जो 500 ईयर्स थे इस बीच में बहुत सारे कुछ छोटे मोटे किंगडम्स जो हैं वो खड़े हुए, छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ थी, कुछ अदर आपने डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे आप, जो ग्रीक हैं, इंडो ग्रीक हैं, वे ट्राई कर रहे थे, शुंगाज वदे और इस तरह से बहुत सारे जो शक हैं उन्होंने ट्राई किया. सो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर क्या चीज़ें थी. यहाँ से हम इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और कनेक्ट करेंगे
जो अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। सो यहाँ से जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वाइटल विलेजेस के बारे में। मीन्स जो मौर्यन एम्पायर की जहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद से अबाउट महाजनपद पीरियड से ही विलेजेस और जो टाउन्स है, जो सिटीज़ हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हो रहे थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रहे थे, क्या क्या चेंजेस थे वहाँ पे। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल द चेंजेस, ऑल द डेवलपमेंट्स ओवर देयर, एंड हियर वी बिगिन इट। You know very well, each and every chapter is introduced by a young boy or a girl. So here you can see a young boy is Prabhakar, and we will talk about him. Prabhakar at the blacksmith shop. Blacksmith क्या होते हैं? लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। ओके, सो आप बताइए आपके घर में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं that are made of iron. So you have to make a list of it first of all, and here we begin it. Prabhakar sat watching the smiths at the local shop. प्रभाकर जो है वो देख रहा था, जो स्मिथ की वहाँ पे लोकल शॉप थी, वहाँ पे बैठ के उन्हें वॉच कर रहा था। There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out रेडी फॉर सेल। वहाँ पे कुछ कुल्हाड़ियाँ, एक्सेस और जो सिकल्स हैं, आपने देखेंगे ना घर में जो हंसिया होती है ना, वो रखी थी। किस लिए रखी थी? सेल करने के लिए रखी थी, रेडी फॉर सेल। सो प्रभाकर अपने स्कूल से घर जा रहा था, या फिर मे भी हो सकता है वह स्कूल से घर से स्कूल जा रहा हो, तो रास्ते में उसने ये ऐसा कुछ देखा। प्रभाकर बहुत अच्छा बच्चा है, आप ही की जैसे वो चीज़ों को नोटिस करता है। सो यहाँ से उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब काम होते हुए देखना। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड टू men were heating and beating metal rods into shape. जो दो लोग हैं वे लोग बीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं। यहाँ से जो फायर है वो उसे जलती हुई दिखाई देती है, और उन्होंने देखा कि जो लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को यहाँ से गर्म करके उसे दबा के उसे बीट करके उसे एक शेप दी जा रही है। एंड इट वॉज़ वेरी हॉट। सो जो रॉड है, आयरन रॉड है, वो बहुत गर्म है, और ये जो काम करना है ये बहुत ही नॉइज़ी रहता है। मीन्स शोर शराबा रहता है, ठोकना, फिर उसको पीटना, और इस तरह से जो फायर है, सो ये नॉइजी है ना। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग। लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग था, फैसिनेटिंग था प्रभाकर के लिए, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह से जो लोहा है उसे जब तपा के कुछ शेप दी जा रही थी, तो उसने वहाँ पे ये चीज़ें देखी। अब आप बताइए आपके घर का मेन जो डोर है वो ऑलमोस्ट किस मेटल से बना होता है? आई होप आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। आयरन से बना होता है। आजकल जो हमारी जो सिटीज़ हैं उसके जो घर हैं, है ना, वो किससे बने हैं? सो आप बताएंगे ब्रिक से बने हैं, कंक्रीट से बने हैं, सीमेंट से बने, और जो उसके रूफ्स होती है, रूफ्स के अंदर जो आजकल जो आयरन रॉड्स डाली जाती है, आरसीसी की जो रूफ्स होती है, उसमें भी जो लोहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और उसका यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, आयरन की बनी होती है, और हम जो है ना आयरन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। मीन्स अभी आप जैसे बेंच पे बैठते हैं स्कूल्स में, तो उनमें भी क्या है? लोहा है। आप कोई भी स्क्रू, आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसके स्क्रू हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके घर में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टोंग्स हैं, ये सब चीज़ें किनसे बनी हैं? अधिकतर आयरन से बनी होती है, और हम जो है ना आयरन के यूज़ के लिए फैमिलियर हो गए। क्या आप बता सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग फैमिलियर थे आयरन के यूज़ से? यस या नो? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिख के बताना है। और आप ये भी बताएंगे कि जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे बरियल साइट्स में, हमें बरियल साइट्स में जो बॉडीज़ थी उनके साथ में कौन सी मेटल मिली थी, और क्या साउथ इंडिया के जो लोग थे अराउंड 1000 BC, क्या वे आयरन यूज़ से फैमिलियर थे? Yes, you have to tell me the answer in my comment box. And now from here we have started to looking ahead. सो हमें अब मौर्य एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन हो गया, उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो देखनी है। जो 500 सालों के बाद में जो गुप्ता डायनेस्टी आएगी, उससे पहले क्या हो रहा था मौर्यन एम्पायर में, कौन कौन से छोटे छोटे जो क्लाइंस हैं या छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं जो बन रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, और उसके बाद में अलग अलग फैमिलीज़, अलग अलग डायनेस्टीज़ आ रही थी और रूल कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसी दौरान बहुत सारे अटैक्स भी हो रहे थे। अलग अलग लोग, जैसे चाइना से जो कुशान्स हैं, वे लोग भी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से यहाँ आ रहे हैं, शक हैं। सो इस तरह से कई सारे अटैक्स भी हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो लैंड है इसके ऊपर किए गए। सो हियर इन पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट,
इन पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड इन पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं ये जो घटनाएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो हैपनिंग्स हैं, ये हो रही थी। इंडो ग्रीक रूल फॉर अबाउट 100 ईयर्स। अब जैसे ही मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन होता है, वापस से यहाँ से जो इंडो ग्रीक हैं, जो हमने देखे थे सक्सेसर्स थे, सेल्यूकस थे और उसके बाद की भी जो जनरेशन्स थी, और उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने इंडिया में सेटल कर दिया था ना। तो अब वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर रूलिंग फ्रॉम 100 ईयर्स, फ्रॉम अबाउट 100 ईयर्स, 100 सालों से भी ज़्यादातर वहाँ पर उन्होंने शासन किया। कहाँ पे किया? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ इंडिया में किया। ओके, उन्होंने इस तरह के जो कॉइन्स हैं वो भी चलाए थे वहाँ पे, इंडो ग्रीक कॉइन्स के आपको आपकी बुक में भी इमेज दिया हुआ है। सो इन्होंने इस तरह से वहाँ पे उस समय कॉइन्स चलाए थे, बिकॉज कॉइन्स क्या काम आते थे, वे कलेक्ट करते थे एज ए टैक्स के रूप में। उनका जो ट्रेडिंग है, उनकी जो परचेजिंग है और जो सेलिंग है, उन्हीं के आधार पे होती थी, टैक्स दिया जाता था। सो ये कॉइन्स किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उन्होंने चलाए थे, और फॉलोड बाय सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज शकाज। अब इनके बाद में जैसे पहले कौन आया, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर यहाँ पे इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स के बाद में शक आए थे। ठीक है, शक ने क्या किया, सेंट्रल एशिया के ये लोग थे। शक कहाँ से बिलोंग करते थे? दे वर बिलोंग टू द सेंट्रल एशियन। ओके, और वहाँ से जो रीजन था सेंट्रल एशिया का, उस रीजन के जो लोग हैं उन्हें शक कहा जाता था, और उन्होंने इस तरह के कॉइन्स भी उस समय, हाँ, उस समय की जो लोकेलिटी थी उनके लिए ये कॉइन्स चलाए थे। जैसे अभी आज हमारे कॉइन्स है, आप देखते हैं डिफरेंसेस हैं इन सब में। ये कुछ उभरे हुए हैं और इन्हें पंच करके बनाया जाता था, इनका कुछ मेटल है जो अलग तरह से होगा। सो हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी कहाँ से चल रही है। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आए थे? इंडो ग्रीक्स ने रूल किया था। आफ्टर देन शक्स आए थे। शक कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया के ये लोग थे जिन्हें शक के रूप में जाना जाता है। शक संवत हमारे यहाँ पे चलता है। सो इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है हमारी जो कहानी है। और आफ्टर शक कुशान्स आए थे। कुशान्स कहाँ से थे? द शकाज इन टर्न वर फॉलोड बाय कुशान्स। सो कुशान्स आए थे। कुशान के अंदर हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। कनिष्क ने भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉइन्स जो हैं उस समय चलाए थे, और ये जो है, ये कॉइन जो है, ये कुशान जो डायनेस्टी है उस समय ये वाले कॉइन्स चलाए गए थे। तो हर जो रूलर्स थे वो अपने टाइम पे अलग अलग तरह के कॉइन्स चला रहा था। आप ये चीज़ें नोटिस करो कि हर तरह मीन्स अगर आप अशोक के समय के सिक्के देखें, आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो सील्स हैं, मोहरे हैं, वे देखें, यहाँ पे देखें सील्स उस समय किसकी बनी होती थी? जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी तो वहाँ पे सील्स बनी होती थी, है ना, मड की, क्ले की, इस तरह से वेट क्ले की बनी होती थी। यहाँ पे ये जो सील्स हैं ये किसी ना किसी मेटल की बनी हुई हैं। सो इनकी वैल्यू ज़्यादा है। सो इस तरह से हम जब कुशान के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स में, सो यहाँ पे हम इनके सिक्के का और इनके कॉइन्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कुशान के बाद में शक के ऊपर, शक अभी भी रूल कर रहे थे। शक जो है वो अभी भी रूल कर रहे थे। कहाँ रूल कर रहे थे? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में रूल कर रहे थे, बिकॉज पहले नॉर्थ वेस्ट का इलाका ही ऐसा था जहाँ से ही लोग जो है, अटैकर्स जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इजीली एंटर कर पा रहे थे। तो अब शक के ऊपर लास्ट में हमने पढ़ा ना 300 CE मीन्स कॉमन एरा अब यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ज़ीरो से ईयर ऑफ बर्थ, जीसस बर्थ के जो ईयर था वहाँ से हमारा जो ईयर है वो AD फॉर्मेट में CE कॉमन एरा स्टार्ट हो गया। और 300 CE में जब गुप्ताज आए थे, उन्होंने किसे हराया था? शक को हराया था। और यहाँ से गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्ता के द्वारा जो एम्पायर खड़ा किया गया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द नॉर्थ एंड इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, इन सेंट्रल इंडिया। अब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं। जो हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है यहाँ पे, और जो नॉर्थ है यहाँ पे किसने रूल किया? मीन्स आपने देखा था जो हमारा ईस्ट से लेके जो नॉर्थ वेस्ट तक का जो मौर्य एम्पायर था, उसके डिक्लाइन के बाद में अलग अलग लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स के रूप में रूल किया, है ना। हमने अभी देखा जो नॉर्थ का हिस्सा था वो इंडो ग्रीक्स के द्वारा रूल किया गया। आफ्टर देम शक आए थे। शक के बाद में कुशान्स आ गए, और शकों को किसने हराया था? गुप्ताज ने हराया था। तो इस तरह से अब जो नॉर्थ है और नॉर्थ के बाद में जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है उसके बारे में अगर हम देखें तो जो बृहदत्त था, ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन एम्पायर, एंड
उसका जो हत्या है उसे किसे मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की थी और यहाँ से शुंग डायनेस्टी वॉज केम इनटू पावर। सो यहाँ पे जो नॉर्थ है और जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे शुंग डायनेस्टी ने रूल स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ से आप चीज़ों को समझते हुए, रिलेट करते हुए चलेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। सो शुंगा डायनेस्टी आ गई है। यहाँ से एक सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ। आगे देखिए आप, शुंगा वर फॉलोड बाय कनव्स। अब शुंगास को बाद में शुंगा के बाद में कौन आए? कनव आए। सो कनव्स ने भी इनको फॉलो किया और जो कनव डायनेस्टी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड रूलर्स ऑफ द अदर फैमिलीज टिल द गुप्ता टेक ओवर बिफोर 1700 ईयर्स अगो। आज से 1700 सालों पहले, तो 1700 साल मीन्स आज अगर हम 2021 में हैं तो 1700 मीन्स 1700 ईयर्स अगो। सो ये टाइम पीरियड आता है 300 AD और यू कैन से CE का। सो यहाँ पे किस एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट होता है? एम्पायर बनेगा यहाँ पे गुप्ता। ठीक है, गुप्ताज के आने से पहले तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। इतनी सारी डायनेस्टी थी, इतनी सारे किंगडम्स थे जो अलग अलग जगह रूल कर रहे थे। हमने नॉर्थ के बारे में देखा, नॉर्थ वेस्ट के बारे में देखा, सेंट्रल इंडिया में अभी हमने देखा है। सेंट्रल इंडिया में शुंग डायनेस्टी भी आ गई थी। शुंग के ऊपर बाद में, शुंग के बाद में कौन आए थे? कनव्स आए थे। सो क्लियर हो गया। और ये कनव्स ने कब तक रूल किया था? 300 BC तक, जब तक इनको किसने नहीं हराया था? गुप्ताज ने। गुप्ताज जो थे उन्होंने अलग अलग किंगडम्स को डिफीट करके अलग अलग किंगडम्स का डिक्लाइन किया और खुद ने रूल किया वहाँ पे। सो गुप्ता रूलर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट टाइम और उन्होंने उनके आने से पहले का जो 500 ईयर्स का जो पीरियड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सो मेनी किंगडम्स एंड दे वर इमर्जिंग। एंड उनका जो डिक्लाइन है ये किनके द्वारा किया गया? गुप्ताज के द्वारा किया गया। क्लियर हो रहा है? अब देखिए वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जो वेस्टर्न है और जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे किसका रूल चल रहा था? हमने देखा था जो मौर्यन एम्पायर था। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है और जो सेंट्रल पार्ट है इसमें और कौन आए थे? सातवाहनाज। सो सातवाहनाज रूल अबाउट 2100 ईयर्स अगो एंड लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। अब जो सातवाहन से, सातवाहन मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई 7 घोड़े की बात चल रही है। सातवाहन एक डायनेस्टी है उनकी और इस सातवाहन जो डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया था अराउंड 2100 ईयर्स अगो से 4000 ईयर्स तक। मीन्स आपने जो जीसस के बर्थ से 100 साल पहले से लेके और जीसस के बर्थ के बाद में जो 400 साल है, 400 CE जो है यहाँ तक, ऑलमोस्ट 100 BC से 400 CE, तो ये ऑलमोस्ट इतने सालों तक किसने रूल किया था? इन्होंने रूल किया था। जो सातवाहनस हैं उन्होंने रूल किया था और कहाँ तक चले थे? ये 400 ईयर्स तक चले थे। सो क्लियर हो गया। और इस तरह की इन्होंने भी कॉइन्स अपने अपने टाइम के ड्यूरिंग द पीरियड, उनके जो किंगडम्स थे इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है कॉइन्स बनाए थे और इन कॉइन्स से ही जो एक्सचेंज है वो किया जाता था। क्लियर हो रहा है? आप घबराइए मत, बहुत अच्छे से हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी जो है वो टाइम फ्रेम चल रहा है, बिकॉज हमने देखा था टाइम एंड डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, जो समय है और जो दूरी है उस अकॉर्डिंग अलग अलग जगह डेवलपमेंट्स हो रहे थे। कुछ नई नई किंगडम्स जो हैं वो उभर के आ रही थी, बिकॉज क्या हो रहा था, मौर्यन जो थे उन्होंने एक अहिंसा के मार्ग पे चलने के बाद में युद्ध नहीं किया, तो उधर से जो रूलर्स थे, ग्रीक रूलर्स थे, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को हराने के लिए बहुत सारी चालें चली और इधर से पुष्यमित्र शुंग ने भी बृहदत्त की हत्या कर दी और यहाँ से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होता है। और उसके बाद में कुछ छोटे छोटे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, हमने देखा था सबसे बड़ा एम्पायर था अब तक का, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज होने लगे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे किंगडम्स और डायनेस्टी के बारे में देखा। यहाँ से Around 700 years ago, a new ruling family known as Vakataks become powerful in central and western India. अब जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया जो है हमारा, ये जो मध्य प्रदेश और ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है, जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया और जो गुजरात जैसे जो रीजन्स आ रहे हैं अभी के समय, यहाँ पे ये वाकाटक्स जो थे इन्होंने रूल किया था और ये दे बिकम वेरी पावरफुल दैट टाइम। और इसके बाद में पैरेलल ही जो साउथ इंडिया है वहाँ पे भी कुछ अलग अलग डायनेस्टीज़, जो अलग अलग किंगडम्स हैं, उन्होंने रूल किया। In South India, the Cholas, Cheras and Pandyas ruled between 2200 years to 1800 years ago. जो after Mauryan
एम्परर जो मौर्य एम्पायर है उसके डिक्लाइन के बाद में, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड फ्रॉम 2200 से लेके ऑलमोस्ट 1800 ईयर्स अगो तक, मीन्स ये जो 400 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, इस समय यहाँ पे इन तीनों ने रूल किया था। किन्होंने? चोलास, चेरास एंड पांड्यास। दे रूल बिटवीन 2200 ईयर्स टू 1800 ईयर्स अगो, एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो देयर वर two large kingdom, those of the Pallavas and Chalukyas. So 1500 years ago means 500 CE. Okay, सो यहाँ पे 500 CE में पल्लवास इधर साउथ इंडिया में, और जो इधर जो हमारा वेस्ट और जो साउथ के बीच है, जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है, यहाँ पे पल्लवास ने किया था। और जो हमारा साउथ ईस्ट का जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड में जो पड़ता है, वहाँ पे चालुक्याज़ ने रूल किया था। कब रूल किया था? इनका जो टाइम पीरियड था वो 500 CE था, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। क्लियर हो गया? जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, ये इस तरह से जो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग किंगडम्स हो रही थी, सातवाहन ने रूल किया था, आपने देखा उससे पहले। और जो हमारा साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, सो 2200 ईयर्स अगो से 1800 ईयर्स तक, अराउंड 400 ईयर्स तक किन्होंने रूल किया था? चेरा, चोला एंड पांड्यास। सो हियर जो चेराज हैं वो हमारा जो साउथ इंडिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ चोला ने यहाँ, और जो पांड्यास थे उन्होंने ऑलमोस्ट जो सबसे लोअर पार्ट है साउथ इंडिया का, वहाँ पे रूल किया था। और इसी अकॉर्डिंग ही अगर आप देखें इस मैप में, सो यहाँ पे ये जो कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस अराउंड 500 CE में पल्लवाज ने रूल किया था। किधर रूल किया था? कर्नाटका, गोवा और ये जो अभी के रीजन्स हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरियाज था, यहाँ पे चालुक्याज ने रूल किया था। सो क्लियर हो रहा है आपको ये? और इसी तरह से आपको विद द हेल्प ऑफ मैप यू हैव टू रीड अबाउट द डायनेस्टीज़। सो अभी तक इस तरह से छोटे छोटे डायनेस्टीज़ और छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो रूल कर रहे थे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं ना कि एक एम्पायर, अगर एक एम्परर नहीं रहा तो फिर उसके बाद में लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी भी ये जो 500 साल है, ये जो 500 सालों का लंबा चौड़ा पीरियड था जब तक गुप्ताज ने एंट्री नहीं ली थी, इस तरह से जो है रूल किया जा रहा था। क्लियर गाइस? आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। सो हियर we begin the topic of our this video, that iron tools and agriculture. So here the use of iron is a common thing for us today's time, and items made of iron have become a part of our everyday life. जो भी आयरन टूल्स हैं हम इन्हें क्या करते हैं? फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मीन्स बहुत सारे टूल्स हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, इनमें से बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, है ना? हैमर यूज़ करते हैं हम, जो स्क्रू ड्राइवर है उसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यूज़ की जाती हैं। सो इन्हें एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो हम इन्हें क्या करते हैं? फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो आयरन है उसका यूज़ और उसको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करना कितना हार्ड है और कब से ये स्टार्ट हो रहा था। वी हैव टू नो अबाउट इट। क्लियर गाइज? द यूज़ ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो। हमने 3000 ईयर्स अगो जब हमने बरियल पीरियड देखा था, बरियल साइट्स की बात की थी साउथ इंडिया में, तब 1000 BC में हमने ये पढ़ा भी था कि आयरन टूल्स, वहाँ से आयरन टूल्स का जो यूज़ है दे हैव स्टार्टेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ऑलमोस्ट 1000 BC में इनका यूज़ स्टार्ट हो गया था। सो क्लियर हो गया? सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड द पीपल वर of this civilization that they was not familiar with the use of iron tools. वो लोग familiar नहीं थे आयरन टूल्स के बारे में। पर जो साउथ इंडिया था जहाँ पे लिटरेरी टेक्स्ट हमें उस समय का नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हमें कुछ बरियल साइट्स थी जिन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया, और उन बरियल साइट्स में ही हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें भी मिली थी जो लोगों की जो ग्रेव्स थी, उनमें से हमें मिली थी, जो टॉम्स थे उनमें से हमें ये चीज़ें मिली थी। एंड वी हैव नो अबाउट इट दैट दे वर familiar with the use of iron that time. So 1000 BC से किसकी स्टार्ट मानी जा सकती है? ऐसा नहीं कि बस उसी दिन उनका जन्मदिन था, बर्थ हुआ था, ऐसा नहीं है। मीन्स ये ग्रेजुअली था, और जब से ये हमारे नोटिस में आने लगा है, कब से नोटिस में आया ये? जब से हमने 1000 BC में बरियल साइट्स के बारे में क्लियर किया था। सो क्लियर है? The evidences of which we have found in the form of iron tools and weapons in large number in the megalithic burials, and you can see
टॉम्स। सो बहुत सारे जो वेपन्स मिले थे, हमने देखा था ना जो रिच पीपल हैं, कोई अगर चीफन्स है तो उनकी बरियल साइट में उनके औजार, उनके हथियार, उनके टूल्स, उनके वेपन्स, इस तरह से कुछ चीज़ें मिली थी जो दे वर मेड ऑफ आयरन दैट टाइम। सो इस तरह से हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि आयरन का यूज़ उस समय स्टार्ट हो गया था। देयर इज़ एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जब जो महाजनपदास का जो समय पीरियड चल रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। हमने पढ़ा था ना प्लोशेयर, आयरन प्लोशेयर के बारे में, उन्होंने यूज़ कर दिया था बिकॉज दे वांट टू गेट मोर प्रोडक्शन। सो उन्होंने क्या किया, अब जो प्लोशेयर, जो पहले वुडन प्लोशेयर थे, उन्होंने आयरन प्लोशेयर स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ से उनका एविडेंस मिलता है। किसका एविडेंस मिलता है? इंक्रीज इन यूज़ ऑफ आयरन टूल्स दैट टाइम। सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स। हमने बहुत सारे टूल्स भी उस समय देखे थे ना, हमने देखे थे जब हमें स्केलेटन मिले थे बहुत सारे, उन स्केलेटन्स के साथ में कई बार एनिमल्स के भी स्केलेटन्स मिले थे। और एनिमल्स की स्केलेटन्स जैसे आप घोड़ा है, घोड़े की नाल देखी थी, बहुत सारी एक्सेस देखी थी हमने उस समय। सो इस तरह के कुछ टूल्स मिले थे हमें, है ना। डैगर मिला था, एक बड़ा सा चाकू मिला था, हमने पढ़ा था 4 चैप्टर में। सो इस तरह के जो टूल्स हैं दे वर मेड ऑफ आयरन दैट टाइम एंड वी फाउंड दीज काइंड ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम बरियल साइट्स। सो जो टॉप है ये है आयरन एक्स एंड जो मिडिल है ये हॉर्स इक्विपमेंट है, आपने देखा होगा ना, घोड़े की नाल जिसे बोलते हैं। एंड बिलो में एक डैगर दिया हुआ है, एक बड़ा सारा खंजर दिया है। सो ये सारी चीज़ें किससे बनी है? दीज थिंग्स आर मेड ऑफ आयरन। सो हमें ये चीज़ें हैं बरियल साइट से हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज these tools include axes for clearing forest and iron plowshare for plowing fields। so ये जो axes हैं और जो plowshare हैं ये क्या यूज़ में आते हैं? एक्स क्या यूज़ में आती है? आपने कभी किसी पेड़ को काटते हुए देखा होगा, किससे काटते हैं पेड़ को? चाकू से काटते हैं? नो, एक्स जो है ना, एक्स यूज़ आती है। सो इसी तरह से फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आपने अगर प्लो करना है फील्ड्स को, सो आयरन प्लोशेयर आपके यूज़फुल रहेंगे। एंड ये यूज़फुल होते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दे वर यूजफुल फॉर मोर प्रोडक्शन। क्लियर गाइज। सो हियर यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ आयरन प्लोशेयर एंड फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस प्लोशेयर उनका जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा हो गया था एंड नाउ दे कैन प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो यहाँ से इन्होंने बहुत सारा जो हेल्प किया था आयरन टूल्स ने एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर आप बताइए, आपकी जो इकनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपकी वेल्थ ज़्यादा हो जाएगी और वेल्थ ज़्यादा होगी तो हमारी खुशी का सबसे बड़ा रास्ता है पैसा। सो पैसा ज़्यादा होगा तो जो विलेजेस हैं वो खुशहाल होंगे, हैप्पी विलेजेस होंगे। आप इमेजिन करिए एक अच्छा सा सुंदर सा गांव आपकी इमेजिन करिए और उसमें सब कुछ फैसिलिटीज़ है। सो ये किसकी बदौलत होगी? अगर आप अच्छे से प्रोड्यूस करोगे, एग्रीकल्चर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपकी वेल्थ ज़्यादा होगी। सो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आयरन टूल्स का यूज़ ज़्यादा कर दिया था। ओके, देन नेक्स्ट इज़ हियर इज़ अ पिक्चर इज़ गिवन टू यू। आपको ये जो तीनों पिक्चर्स दी हुई हैं ये आयरन टूल्स की पिक्चर्स हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। आप देखो यहाँ से एक होल लगा है और ये इस तरह की कुछ शेप है। तो अगर यहाँ पे आप एक वुडन स्टिक को अटैच करते हो तो ये क्या काम आती है? आपने देखा अभी हमने डिस्कस किया, जो ट्री काटे जाते हैं, जो वुड हैं, और जो हमने देखा क्लियरिंग फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को अगर साफ़ करना है तो विद द हेल्प ऑफ एक्स वी कैन डू इट। सो ये एक्स का है एग्जाम्पल। आप इसे तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, आपकी रसोई में भी बहुत ज़्यादा काम होता होगा ना, चाय को उठाने के लिए, चाय के पतीले को पकड़ने के लिए। सो हैंडल्स जो है इस तरह के जो टोंग्स हैं वो बनाए जाते थे और ये भी किससे बने हैं? दीज आर मेड ऑफ आयरन। एंड ये आपके गाँव में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, शहरों में भी इसे यूज़ करते हैं। हमने इसे सिकल के रूप में देखा है, हंसिया, और आप इसे काटने के लिए सब्जियां काटी जाती हैं ना गांव में, आपने देखा हो जब बाहर चूल्हे पे रोटी बनती है। और गांव का सीन है तो हमें तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना। वाइटल विलेज है, हैप्पी विलेज है, तो वहाँ पे माताएं बहनें जो है हंसिया से अपनी सब्ज़ी काट रही हैं। सो इस तरह से ये बहुत ही इसकी शार्प एजेस होते हैं और इससे क्या किए जाते हैं, इससे जो फ्रूट्स हैं, जो रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें ईजीली कट किया जा सकता है। सो हेयर इज़ अ सेट ऑफ कैप्शंस, है ना। चूज़ द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर। सो सिकल हमने इसे देना है, सिकल, एक्स इसे भी देना है,
एंड टंग्स क्या है, ये हैं जिसे आप संडासी भी बोलते हो, है ना, हम तो बोलते हैं। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द आयरन टूल्स एंड यूज़ ऑफ आयरन एंड द रीजन्स एंड द एरिया एंड द पीरियड ऑफ टाइम, जो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में जिस तरह से जो नई नई किंगडम्स आई थी उनके बारे में भी हमने ब्रीफ में पढ़ा है। आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज़। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।